हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 8 सितंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। यहाँ पर आप सभी को पूरे 45 प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इस क्लास का पीडीएफ भी आप सभी हमारी वेबसाइट www.triplec.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप लोग विजिट कर सकते हैं। और आज के सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं अनुराग यादव, दीक्षा वाजपेयी कानपुर से, अमित गुप्ता अम्बेडकर नगर से, आशीष तोमर मेरठ से, मोहम्मद सादाब साहिल लखीमपुर खीरी से, दीपक सैनी और अभिलाष शुक्ला कानपुर से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप सभी भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें, ताकि हम उन प्रश्नों को अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ। और आप सभी को बता दें, जिनका ट्रिपल सी का अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, तो आप सभी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर बैच कंटिन्यू चल रहा है। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास हमने करा दिए हैं, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर रेगुलर आप सभी को 8 PM पर क्लास मिलती है, यानी कि यहाँ पर जो क्लास का समय है वो 8 बजे है। तो सभी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में क्या क्या दिया है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप देख सकते हैं कि इस बैच में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। और अगर अभी तक आपने इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप सभी को गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी, और आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप सभी को बताना है, भारत में ई वाणिज्य यानी कि ई कॉमर्स कब आया। भारत में ई वाणिज्य कब शुरू हुआ, आप ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ई कॉमर्स कब स्टार्ट हुआ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है 1989, 1980, 1991 या फिर 1992। बताइए। इस क्लास में पूरे 45 प्रश्नों को शामिल किया है। आप सभी को देखना है कि आप इस क्लास में कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, कितने सही जवाब आप लोग कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा 1991। 1991 में भारत में ई वाणिज्य यानी कि ई कॉमर्स आया, या ई कॉमर्स की शुरुआत हुई 1991 में, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पर पूछा गया है, अम परिवहन किससे संबंधित है। अम परिवहन एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ये किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। और ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन दिया है टूरिज्म यानी कि पर्यटन से संबंधित है, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग से संबंधित है, या फिर नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। तो एम परिवहन का संबंध किससे है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। एम परिवहन का संबंध ट्रांसपोर्ट से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है, RSS का पूरा नाम क्या होता है। RSS का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या होगा यहाँ पे सही जवाब। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रियली सिंपल सिंडिकेशन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट होगा। RSS का फुल फॉर्म होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, क्या दो व्यक्तियों की समान ईमेल आईडी हो सकती है, यानी कि दो व्यक्तियों की एक समान ईमेल आईडी हो सकती है। ट्रू है कि फॉल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है एक समान ईमेल आईडी दो व्यक्तियों की नहीं हो सकती है। यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए, है ना। हर व्यक्ति की अलग ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, निम्न में से कौन ज्यादा एडवांस है। निम्न में से कौन ज्यादा एडवांस है, POP, IMAP, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। और हमने जो अभी आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट नाम से, वहां पर हमने बहुत ही अच्छे से इन सभी को समझाया है, डिस्क्राइब किया है। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पर बहुत ही अच्छे से सारा कुछ आपको समझाया गया है, और अगर आपने देखा होगा तो आपको ये पता होगा। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। दोनों प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, मेल को डाउनलोड करने का काम होता है। वर्ड IMAP जिसका मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये POP से थोड़ा एडवांस होता है। क्या एडवांस होता है, आप उस प्लेलिस्ट में वहां पर जो क्लास करेंगे वहां पर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है, गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है। GIGO का पूरा नाम आप सभी को बताना है, क्या होगा राइट आंसर।
तो गीको का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट इसका नाम होता है। पूछा गया है डिजिटल बैंकिंग के लिए ओटीपी में डैश होता है। डिजिटल बैंकिंग के लिए जब आप डिजिटल बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तो आपके पास एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है। तो डैश होता है, कैसा होता है ना, अल्फाबेट होते हैं, डिजिट्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। जब आप डिजिटल बैंकिंग करते हैं तो आपके पास ओटीपी कैसा आता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिट्स में होता है, यानी कि वहां पर केवल आपको नंबर्स देखने को मिलते हैं, ओटीपी में अल्फाबेट नहीं आते हैं। क्या होता है? ओनली डिजिट्स होते हैं। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा। लिब्रे ऑफिस से बाहर आने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप किस शॉर्टकट की से आप लिब्रे ऑफिस से बाहर आ सकते हैं? यानी कि लिब्रे ऑफिस से अगर हमें बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ में क्यू प्रेस करना पड़ेगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा वी, कंट्रोल के साथ में क्यू आपको प्रेस करना होता है लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए। बट अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क या इम्प्रेस में हैं और केवल उसी से बाहर आना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू आपको प्रेस करना होगा। इससे आप लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर आ जाएंगे, इम्प्रेस से बाहर आ जाएंगे, कैल्क से बाहर आ जाएंगे, बट फिर भी आपका लिब्रे ऑफिस ओपन रहेगा। बट आप ये चाहते हैं कि सीधे लिब्रे ऑफिस से बाहर चले जाएं तो फिर हमें कंट्रोल के साथ में क्यू प्रेस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लैंडस्केप एक है, क्या है? एक स्पेशल टूल है, एक पेज लेआउट है, सॉफ्टवेयर है, या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा? एक पेज लेआउट है, ये पेज का लेआउट होता है। ठीक है, आपको पता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो आपके पेज लेआउट हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा वी करेक्ट। प्रिंट विंडो खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? यानी कि किस शॉर्टकट की हेल्प से आप प्रिंट विंडो ओपन करा सकते हैं? या कई बार ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो प्रिंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में आपको पी प्रेस करना होता है। कंट्रोल पी से हम प्रिंट कर सकते हैं या फिर प्रिंट विंडो को ओपन कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहां पर फिर आप नंबर ऑफ कॉपी बता सकते हैं कि कितनी कॉपी हमें प्रिंट करनी है। अगर वहां पर एक से ज़्यादा प्रिंटर आपके ऐड हैं तो फिर आपको वहां से प्रिंटर भी सिलेक्ट करना होगा कि कौन से प्रिंटर से आप कॉपी को निकालना चाहते हैं। तो कंट्रोल पी से आप प्रिंट विंडो ओपन करा सकते हैं। यहां पर आपको बताना है फेसबुक के फाउंडर कौन है। ठीक है, फेसबुक के फाउंडर आपको बताने हैं। क्या होगा आपका राइट आंसर? फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, सभी को पता होगा। ऑप्शन हमारा यहां पर हो जाएगा वी, मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। और इस प्रश्न में आपको बताना है आईएफएससी कोड में बैंक नेम कितने डिजिट का होता है। कल जब हमने आपको क्लास पढ़ाई थी तो वहां पर इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था और हमने वहां पर आपको समझाया था कि जो आपका आईएफएससी कोड होता है उसमें कितने डिजिट बैंक के नेम को दर्शाते हैं, कितने डिजिट आपके ब्रांच के नेम को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है बैंक के नेम को कितने डिजिट दर्शाते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला। ठीक है, टोटल आपके आईएफएससी में 11 डिजिट होते हैं। तो शुरुआत के जो 4 डिजिट होते हैं वो आपके, या 4 लेटर आप बोल सकते हैं, वो आपके बैंक नेम को दर्शाते हैं। पांचवा आपका 0 होता है और लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं वो ब्रांच के नेम को दर्शाते हैं। हो सकता है आपसे ब्रांच का नेम पूछ लें तो आपको ध्यान रखना है ब्रांच का नाम 6 जो लेटर आपके होते हैं, लास्ट के जो डिजिट होते हैं वो दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है? यानी कि आपका जो सीपीयू है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, क्या इसी को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है? तो बिल्कुल सी और ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, इसी को माइक्रो प्रोसेसर का भी नाम दिया जाता है। और कई बार ये सवाल होता है कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में शुरू हुआ, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया, ये आपको बताना है। तो आपको बता देना है फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया, यानी कि चौथी पीढ़ी में, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया, जहां पर किसका इस्तेमाल हुआ था? VLSI का, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का इस्तेमाल किया गया था फोर्थ जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया गया था। देखो जहां पर आईसी लिखा हो यहाँ पर क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। जहां पर आईसी दिया होगा वहां पर इंटीग्रेटेड हो जाएगा, और जहां पर VLSI दिया होगा तो यहाँ पर आई का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आप बोलेंगे और आईसी को इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम देंगे। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर बात करते हैं 5th जनरेशन की, तो आपको पता है, हमने कल भी आपको बताया था, ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आप इसे बोलेंगे, तो इसका इस्तेमाल होता है। और साथ में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल इसी जनरेशन में किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, आप सभी के लिए। बाकी एक सवाल ये भी हो सकता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, बताइएगा। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, आपको ये बताना है। पहला माइक्रो प्रोसेसर आपका कौन सा है? तो आप सभी को ध्यान रखना है इंटेल, ठीक है, इंटेल 4004 ये आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर है। इसका नाम है इंटेल 4004, जो कि इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया ये पहला माइक्रो प्रोसेसर है। इसका नाम आप सभी को ध्यान रखना है। पूछा गया है GUI किसके मध्य कार्य करता है? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है ये किसके मध्य काम करता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ह्यूमन एंड मशीन, सॉफ्टवेयर एंड यूजर, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, जैसा आप लोग अधिकांश जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं वो GUI ही इस्तेमाल करते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही होता है। जैसे आपके अगर कंप्यूटर में विंडो पड़ा हुआ है, विंडो 8 है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, तो वहाँ पर क्या है? GUI है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, आपको यहाँ पर माउस भी दिख रहा होगा, आपको आइकन्स भी नजर आ रहे होंगे, है ना। आप जहाँ पर आपको दिखता है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कट पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब का सब जो हमारा एक इन्वायरमेंट हमें नजर आता है यहाँ पर, ये GUI की ही देन होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की ही देन होती है। तो यहाँ पर ये किसके मध्य काम करता है? ये सॉफ्टवेयर और यूजर, यानी कि चलाने वाला जो कंप्यूटर को चलाता है उसे हम यूजर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर और यूजर के मध्य आपका GUI कार्य करता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे C हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आपको बताना है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। आप किस शॉर्टकट की से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं? अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू करना है तो क्या शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी होती है? और यहाँ पर हो जाएगा Ctrl+Shift+O, क्योंकि आपको पता है आपके लिब्रोऑफिस में Ctrl+Shift+O होता है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। बट कभी अगर लिब्रोऑफिस ना भी पूछें फिर भी ऑप्शन यही दिया रहेगा, क्योंकि आपको पता है जब से आपका नया सिलेबस आया है तो वहाँ पर लिब्रोऑफिस को ऐड किया गया है, शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा Ctrl+Shift+O। बट अगर यही हम बात करते हैं MS ऑफिस की, यही अगर बात करते हैं MS ऑफिस की, तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ में F2 आपको प्रेस करना होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, ठीक है। ऐसे एक सवाल और आता है सेव एज के शॉर्टकट की। तो लिब्रो ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो सेव एज की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आपको यस प्रेस करना होता है। कंट्रोल शिफ्ट और एस से हम सेव एज कर सकते हैं। बट हम अगर आपसे पूछें कि MS ऑफिस में क्या होता है, तो फिर F12 आपको प्रेस करना होता है। F12 आप दबा करके सेव एज करा सकते हैं। लिब्रोऑफिस स्प्रेडशीट टेम्पलेट का एक्सटेंशन आपको बताना है। लिब्रोऑफिस स्प्रेडशीट का टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है? OTT हो जाएगा, .OTS हो जाएगा, .OTP हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B, .OTS हो जाएगा। ओपन टेम्पलेट स्प्रेडशीट आपका राइट आंसर होगा। और अगर आपसे राइटर की पूछते हैं तो आपको बता देना है .OTT हो जाएगा। ये टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है। आगे पूछा गया है IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ IMEI? हमने कई बार आपको बताया है IMEI का मतलब क्या होता है, बताइए। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट होगा, आप सभी को ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है लिब्रोऑफिस कैल्क सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी होती है? लिब्रोऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट हाइट ऊंचाई आपको बतानी है। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप सभी भाई इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को करना है, साथ में घंटी के भी बटन को दबा लेना है, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और आपकी क्लास मिस ना हो। लिब्रोऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई क्या होगी? 0.18 इंच होती है। ऑप्शन हमारा C हो जाएगा, 0.18 इंच होती है। यहाँ पर आपको बताना है .ODP किसकी फाइल एक्सटेंशन है? .ODP किसकी फाइल एक्सटेंशन है? पावर पॉइंट की है, इम्प्रेस की है, राइटर की है, या फिर कैल्क की है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, इम्प्रेस की है।
डॉट ओडीपी का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, और ये आपके इम्प्रेस की लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन होता है। बाकी अगर बात करते हैं राइटर की तो आपको पता है डॉट ओ टी टी हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हो जाएगा। कैल्क में क्या हो जाएगा, डॉट लगा देंगे, ओ डी और यस हो जाएगा, मीन्स स्प्रेडशीट हो जाएगा। और अगर बात करते हैं पावर पॉइंट की तो क्या होगा, डॉट पी पी टी एक्स हो जाएगा, ये पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, और यहां पर आपको बताना है एलिप्स मोशन किससे संबंधित है, बताओ एलिप्स मोशन किससे संबंधित है, ये एनिमेशन से संबंधित है, ट्रांजिशन से संबंधित है, फॉर्मेटिंग से संबंधित है, या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, ये एनिमेशन से संबंधित हैं। एलिप्स मोशन आपके एनिमेशन से संबंधित हैं। ठीक है, देखिए एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो इसके लिए आपको ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। वहां पर हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से ये सारा कुछ समझाया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वहां पर रेडी करते हैं, तो आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड यानी कि किसी पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस पर हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं। यानी कि जब आप उस प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे, शो करेंगे, तो वहां पर आप ये चाहते हैं कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो थोड़ा सा एक अलग ढंग में आपको दिखाई दे, मीन्स वहां पर एक एनिमेशन हो, वो एनिमेट होकर के आपके सामने प्रेजेंट हो, तो हम वहां पर एनिमेशन लगा सकते हैं। बाकी आपको पता है जब आपकी एक स्लाइड शो होती है और दूसरी स्लाइड आती है तो उसके बीच में भी हम ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, यानी कि जो एलिप्स मोशन है ये हमारा एनिमेशन से संबंधित होता है, हम एनिमेशन लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर कर सकते हैं, किसी इमेज पर कर सकते हैं, आप किसी टेक्स्ट पर भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ लिखा है आप उस पर भी कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉन्ट साइज नहीं होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉन्ट साइज नहीं होता है, आपको ये बताना है। तो देखो ध्यान रखना है, यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप से आपसे पूछा गया है, इनका ये कहना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट साइज कौन सा होता नहीं है। चलिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉन्ट साइज नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी आपको लाइव दिखाने वाले हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये सवाल आखिर आपसे पूछा क्या गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं और यहाँ पर देखिए फॉन्ट साइज होता है, मतलब यहाँ से हम फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं दिया होता है, देखिए 10 पॉइंट दिया गया है। उसके बाद में अगर आप सबसे छोटा देखेंगे तो यहाँ पर 6 कर सकते हैं, जैसा आपको पता है मिनिमम फॉन्ट हम 6 कर सकते हैं। उसके बाद 7, 8, 9, 10 है ना, फिर 10.5 आ गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, उसके बाद 17 नहीं दिया होता है, फिर 18 आ जाता है, और 18 के बाद में फिर 19 नहीं दिया होता है, 20 आ जाता है, उसके बाद में 22, फिर 24, 26 ऐसे करके। तो यहाँ पर देखो क्या नहीं दिया गया है, 19 नहीं दिया गया है ना, 18 के बाद में 20 आ गया है, तो यहाँ पर हमारा 19 दिया गया है। अब देखो यहाँ पे 10 भी दिया गया है, ठीक है, 13 भी दिया गया है, 24 भी दिया गया है, बट 90 नहीं दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। यहां पर आपको बताना है ट्रोजन हॉर्स क्या है। ट्रोजन हॉर्स है क्या, एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, वायरस है, चिप है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है, एक मालवेयर है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी। ठीक है, वायरस है। आपको बताना है फुल डुप्लेक्स में डाटा की डायरेक्शन कैसी होती है। फुल डुप्लेक्स में डाटा की डायरेक्शन कैसी होती है, एक समय में एक दिशा में ही होता है, एक समय में दोनों दिशाओं में होता है, या फिर उपरोक्त दोनों सही है, या फिर इसमें से कोई नहीं है, बताइएगा। तो फुल डुप्लेक्स में डाटा का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, एक समय में दोनों दिशाओं में होता है। आपको ध्यान रखना है फुल डुप्लेक्स के अंदर डाटा का जो डायरेक्शन है वो एक समय में दोनों दिशाओं में होता है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है सेल की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप किस शॉर्टकट की से सेल की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो अल्ट के साथ में आपको राइट एरो प्रेस करना होता है, इससे हम सेल की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। बट अगर यहीं पर आपसे ये पूछते हैं कि कॉलम, ठीक है, कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने की शॉर्टकट की बताइए, तो सेम होगा, कॉलम की चौड़ाई बढ़ेगी तभी तो सेल की चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए भी हम अल्ट के साथ में राइट एरो ही इस्तेमाल करते हैं। चौड़ाई को कम करना है तो अल्ट के साथ में फिर लेफ्ट एरो हमें प्रेस करना होता है।
और 26 में आपको बताना है कंट्रोल शिफ्ट और जे शॉर्टकट की का इस्तेमाल क्या होता है। मीन्स कंट्रोल शिफ्ट और जे से क्या होता है, इसका इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं बताइए। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आप फुल स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जे का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करने से फुल स्क्रीन मोड में हम देख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस की यहाँ पर बात की गई है, लिब्रे ऑफिस में ही आप देख सकते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या फिर आपका इम्प्रेस हो। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा वी करेक्ट। अब यहाँ पर आपको बताना है ई गवर्नेंस 2020 सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, यानी कि 2020 में जो ई गवर्नेंस का एक सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर, आप सभी को ध्यान रखना है, मुंबई में हुआ था। ई गवर्नेंस 2020 का जो सम्मेलन था वो मुंबई में हुआ था। ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा। पूछा गया है इनमें से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। सबसे छोटा कंप्यूटर आपको बताना है, बट ऑप्शन को देखना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए क्या है, मिनी है, मेन फ्रेम है, उसके बाद दोनों है, उसके बाद इसमें से कोई नहीं। यानी कि अब इन दो में ही आपको ये बताना है कि इसमें से छोटा कंप्यूटर कौन सा है, मेन फ्रेम है या फिर मिनी कंप्यूटर है। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला, मिनी कंप्यूटर। इनमें से मिनी कंप्यूटर छोटा है, बट सबसे छोटा कंप्यूटर आपका कौन सा होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है, बट जो ऑप्शन में दिया गया है उनमें सबसे छोटा है आपका मिनी कंप्यूटर। अब आपको बताना है डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके डिजिटल वॉच होती है इसमें कैसा कंप्यूटर होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको बताना है बिटकॉइन किससे संबंधित है, यानी कि बिटकॉइन का संबंध किससे है। सतोशी नाकामोटो, जेफ बेजोस, लैरी पेज या इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, हमने कई बार आपको पढ़ाया है, कई बार आपको बताया है। अगर आपने हमारे सभी क्लास लगातार कंटिन्यू किए हैं तो आपको पता होगा बिटकॉइन के फाउंडर की बात यहाँ पर की जा रही है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला सतोशी नाकामोटो, ये है बिटकॉइन के फाउंडर। और बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। तो आपको ध्यान रखना है, एक क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है आपका बिटकॉइन, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। 31 में आपको बताना है सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। आप किस शॉर्टकट की से सब स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे आपको लिखना है H, उसके बाद 2 नीचे लिखना है H2 SO और 4, ऐसे कुछ लिखना चाहते हैं तो ये जो नीचे हमने लिखा है ना कि बेस लाइन के जो नीचे लिखा गया टेक्स्ट है या लेटर है या फिर नंबर है, इसको सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और बी, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और बी से हम सब स्क्रिप्ट इंसर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट और पी से हम सुपर स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने पहले नॉर्मल एच लिखा, उसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस कर देंगे, उसके बाद जैसे ही आप 2 लिखेंगे तो वो नीचे ही अपने आप आएगा। फिर से इसको नॉर्मल करना है तो फिर से आप कंट्रोल शिफ्ट और बी का आप बी को प्रेस कर देंगे तो फिर ये नॉर्मल हो जाएगा और आप फिर यस लिख सकते हैं। आप इसके बाद ओ लिखेंगे, उसके बाद जैसे ही आपको 4 लिखना है तो फिर से आप कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस कर दीजिएगा और जैसे लिखेंगे वो नीचे ही लिखेगा, बेस लाइन के नीचे ही लिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है नैस्कॉम का पूरा नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप सभी को बताना होगा क्या होगा। नैस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। 32 में कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये फुल फॉर्म है, इसको ध्यान रखना है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। आपको बताना है आईएम का पूरा नाम क्या होता है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आईएम। तो आईएम का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट है, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। और इसके एग्जाम्पल अगर आपसे पूछें तो व्हाट्सएप हो गया आपका, ठीक है, टेलीग्राम हो गया आपका, इसके अलावा आप फेसबुक मैसेंजर बता सकते हैं। तो ये कई सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर आप रियल टाइम में कम्युनिकेशन कर पाते हैं, रियल टाइम में आप वार्तालाप कर पाते हैं, उसी को आप इंस्टेंट मैसेजिंग का नाम देते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन, अभी हमने पहले ही आपको बता दिया है, सभी एक्सटेंशन आपको बता दिए हैं। तो राइटर का होगा .odt, ऑप्शन पहला
करेक्ट हो जाएगा। .odt होता है आपका राइट आंसर। आगे बताना है आपको डेबिट कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपके डेबिट कार्ड में कितने होते हैं, यानी कि अगर आपसे पूछते हैं कि आपका डेबिट कार्ड या एटीएम नंबर कितना है तो आपको बताना है 16 डिजिट का होता है। 16 डिजिट का होता है, यानी कि 16 अंकों का होता है आपका डेबिट कार्ड नंबर। याहू मेल में अधिकतम कितने साइज की फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। कई बार आपसे जीमेल में पूछते हैं, बट यहाँ पर आपको याहू मेल में बताना है, और हमने दोनों आपको बताए हैं। याहू मेल भी बताया है और जीमेल के बारे में भी बताया है, और आउटलुक के बारे में भी हमने आपको बताया है। तो याहू मेल में आप मैक्सिमम जो साइज है फाइल का वो कितना अटैच कर सकते हैं, 25 MB का कर सकते हैं, 25 MB का कर सकते हैं। अब आपको बताना है पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने प्रारंभ किया। सबसे पहले पॉकेट वॉलेट किस बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया। SBI, BOB, ICICI या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ICICI के द्वारा सबसे पहले पॉकेट वॉलेट को चलाया गया। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। आपको बताना है एम बैंकिंग क्या है। व्हाट इज एम बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग है, मॉड्यूल बैंकिंग है, मेन ब्रांच या फिर नन ऑफ दीज। तो एम बैंकिंग का मतलब बहुत ही सिंपल सा है, मोबाइल बैंकिंग हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा, मोबाइल बैंकिंग है आपका एम बैंकिंग, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है लिनक्स क्या है। व्हाट इज लिनक्स। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी कैसा, ओपन सोर्स, यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लिनक्स, ठीक है। यहाँ पे बताना है कर्सर के लेफ्ट साइड से मिटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कर्सर के लेफ्ट साइड से डिलीट करना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं, बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, स्पेस की को आप दबाएंगे, या इसमें से कोई नहीं। कर्सर के लेफ्ट साइड से अगर आपको मिटाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी, आपको बैक स्पेस की प्रेस करना पड़ेगा। देखिए जैसे हमने कुछ यहाँ पे लिखा, मान लिया ये हमारा एक टेक्स्ट है और ये हमारा कर्सर है, ये वाला हमारा कर्सर है, ठीक है। अब इस कर्सर का ये वाला पार्ट राइट साइड है और ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड है। हम कर्सर के लेफ्ट साइड से मिटाना चाहते हैं तो ये हमारा कर्सर है, और हम लेफ्ट का जब मिटा पाएंगे जब हम बैक स्पेस दबाते हैं। तो जैसे ही आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड से मिटना, डिलीट होना शुरू हो जाएगा, है ना। ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा, बैक स्पेस। बट अगर आपसे ये पूछें कि राइट साइड को मिटाने के लिए क्या करेंगे तो फिर आपको डिलीट की को प्रेस करना पड़ेगा। जब आप डिलीट की प्रेस करते हैं तो फिर ये राइट साइड से मिटना स्टार्ट हो जाएगा, डिलीट होना शुरू हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में कुल कितनी भाषाएं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको भी हमने पहले आपको पढ़ाया है, इससे पहले हमने आपको बताया है, तो आपको पता होगा अगर आपने सभी क्लास हमारे किए होंगे। लिब्रे ऑफिस में कुल कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं में काम करता है आपका लिब्रे ऑफिस। तो आपको ध्यान रखना है 115, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये बताना है फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं। अगर आप फॉन्ट साइज को डिक्रीज यानी कि कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। मान लिया आपने किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लिया है और अब आप चाहते हैं कि उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर दें या फिर उसको फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो क्या शॉर्टकट की होती है, कम करने की और बढ़ाने की। तो यहाँ पर पूछा है कम करने की, डिक्रीज करने की। इसके लिए हमें ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट होगा, कंट्रोल के साथ में ओपन ब्रैकेट वाला जो की होता है इसको हमें प्रेस करना होता है। इससे हमारा फॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल के साथ में क्लोज ब्रैकेट वाला की हमें प्रेस करना होता है। तो अभी हमारा जो जवाब होगा ऑप्शन पहला होगा, कंट्रोल के साथ में आपको ओपन ब्रैकेट वाला की प्रेस करना होता है। और इस प्रश्न में आपको बताना है ATJ 1056 एक सही सेल का पता है, एक सही सेल, एक वैलिड सेल का एड्रेस है। क्या आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में ATJ एक सेल का नाम है। ATJ एक कॉलम का नाम होगा, उसके बाद में यहाँ पे नंबर दिया गया है, यानी कि रो नंबर दिया गया है। तो अब ये सेल का एड्रेस बन गया है। तो क्या एक वैलिड सेल का एड्रेस है, क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है वो आपके कहाँ तक हैं, AMJ तक हैं, और ये क्रम से होते हैं AMJ। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है ATJ। देखो A के बाद M आया, इसके बाद अब M के बाद क्या आएगा, M के बाद आपका N आता है, M के बाद N, उसके बाद में O आता है, फिर P आता है, फिर Q आता है, यानी कि T इसके बाद आता है। और आपको पता है AMJ ही हमारा लास्ट कॉलम होता है।
लास्ट कॉलम AMJ ही होता है, इसके बाद होता ही नहीं है। तो ATJ गलत हो गया, ये हमारा ATJ 1056 एक सही सेल का पता नहीं माना जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अब अगर मान लिया यहाँ पर दिया होता A, इसके बाद में V, इसके बाद में J, ABJ 1056 तो सही हो जाएगा, फिर ये वैलिड है क्योंकि ABJ आपका सेल का पता है, ABJ 1056 सेल का पता है और ABJ एक कॉलम है, क्योंकि सेल का एड्रेस तभी बनेगा जहां पर कॉलम लेटर प्लस आपका रो नंबर होगा। कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है, इसी के कॉम्बिनेशन से बन जाता है आपका सेल, और हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ईमेल का जनक किसे माना जाता है? ईमेल का जनक कौन है? फादर ऑफ ईमेल क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रे टॉमलिंसन है आपके ईमेल के जनक या ईमेल के फादर। यहां पर आपको बताना है अमेजन वेब सर्विस, जिसे हम AWS का भी नाम देते हैं शॉर्ट में, एक क्लाउड का प्रकार है, यानी कि अमेजन वेब सर्विस एक क्लाउड का एग्जाम्पल है, प्रकार है। क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, AWS या अमेजन वेब सर्विस जिसका फुल फॉर्म होता है, तो यह एक क्लाउड का प्रकार है, क्लाउड है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छा करेंगे। जो भी प्रश्न आपको याद रहे आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर भेज सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर। ठीक है, और आज की इस क्लास का PDF आप सभी को हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आप सभी को वेबसाइट पर जाना है, वहां पर प्रीवियस पेपर में जाना है, जहां से इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और जिन बच्चों का नवंबर में एग्जाम होने वाला है, तो आप सभी के लिए नवंबर के लिए न्यू बैच हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो वहां पर रजिस्ट्रेशन आपके प्रारंभ हो जाएंगे 10 सितंबर से। 10 सितंबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस बैच के लिए, और 15 सितंबर से आपके लिए वहां पर क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी को रेडी रहना है इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। जल्द आपको बताएंगे कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे CCC Wi-Fi, और वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले आपको वहां पर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद में आपको रजिस्टर करना होगा, और रजिस्टर करते समय आपको ध्यान रखना है वहां पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे जब पासवर्ड बनाते हैं फर्स्ट टाइम, तो वहां पर मिस्टेक करते हैं। तो देखिए, आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। पासवर्ड में कम से कम आपको क्या करना है, कम से कम 6 लेटर आपको रखने होंगे आपके पासवर्ड में, जिसमें पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे आपका नाम है अगर मनोज कुमार, तो आप पहला लेटर कैपिटल बनाएंगे, उसके बाद में आप अपना नाम ही डाल सकते हैं मनोज। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही उपाय हैं, तो आप आगे कुछ और डाल सकते हैं, KM डाल सकते हैं, तो मनोज KM हमने कर दिया। उसके बाद में @ का सिंबल आप यूज कर सकते हैं, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल कर लेंगे, और 1 2 3 4 इस्तेमाल करके ये पासवर्ड आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इस एप्लीकेशन में रजिस्टर होने से, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452299436 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।